हेलो माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छे तो रहना ही चाहिए बिकॉज मैं स्टोरी ले आकर के दे रही हूँ आप लोगों को। तो चलिए इसी बात पर शुरू करते हैं शादिक पनिशमेंट को। इस वक्त समारा बहुत ज़्यादा डरी सहमी चुपचाप बैठी हुई थी। अभी तक तो सब कुछ ठीक था। अंशित ने प्यार से उसे आई लव यू बोले थे, वो भी अब तक पहली बार। और यही सारी बातों को सोच सोच करके अभी समारा जो कि हल्का हल्का स्माइल कर ही रही थी, लेकिन बात जैसे ही पढ़ाई की पहुंची थी उसका मुंह जो कि पूरी तरह से पचक जाता है और वो चुपचाप शांति से अब एकदम स्टैचू बन चुकी थी। अंश का सवाल जैसे उसके कानों में गूंजा था, वो जितना भी कुछ याद की थी वो पूरी तरह से रट्टू तोता की तरह सुनाना शुरू कर देती है। अपना इंट्रो तक तो उसने बहुत अच्छे से दे दिया था, लेकिन अंश का दूसरा क्वेश्चन जो कि उस बुक से थोड़ा सा डिफरेंट था, वट इज़ योर पैशन। समारा जो कि इसके समारा जो कि इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए अपने दिमाग पर अपनी उंगली को बार बार पॉइंट करती है और ऐसा रिएक्ट करती है कि जैसे उसे पता है बस उसे याद नहीं आ रहा है। और फिर धीरे से कहती है, um, वॉट इज तक समझ में आ रहा है, पैशन का मतलब नहीं पता। अंश उसको प्यार से बताते हैं, इतना डर क्यों रही हो, इधर आओ। समारा जो कि अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, नहीं आऊँगी। अंश कहते हैं, क्यों नहीं आओगी। समारा जो हल्का सा नीचे देखती है और फिर और पीछे होते हुए कहती है, क्योंकि ऐसे ही मेरे क्लास में मेरे सर बुलाते थे और जब भी मैं जाती थी तो मुझे मार देते थे, मैं नहीं आऊँगी। और जैसे अभी वो पीछे जाती तभी अंश उसको रोकते हुए कहते हैं, गिर जाओगी पीछे। और वो उसका हाथ पकड़ कर उसे एक ही झटके में अपनी तरफ सरका लिए थे। और समारा जो कि अब उनके बहुत ही करीब जाकर के बैठ चुकी थी। अंश का इस वक्त पीठ जो कि टिका हुआ था बेड के सिराने से, और समारा जो कि अपने पैरों को नीचे करके चुपचाप शांति से बैठी हुई थी। अंश अपने पैर को पूरी तरह से फैलाते हैं और समारा को अपने गोद में उठा करके बिठाते हुए कहते हैं, मैं सिखाता हूँ तुम्हें। जब भी तुमसे कोई पूछेगा पैशन क्या होता है तो तुम्हें बताना है कि तुम्हें क्या पसंद है बनना, तुम्हें करना क्या पसंद है, तुम अपनी लाइफ में क्या गोल पाना चाहती हो, कुछ करना चाहती हो ना। समारा जो जल्दी जल्दी अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ मुझे गाना गाना बहुत पसंद है। अंशु कहते हैं, बस ऐसे ही। तो अब मैं जब पूछूंगा पैशन क्या है तुम्हारा तो तुम बताना। समारा जो धीरे से कहती है, तभी अंशु कहते हैं, अच्छा एक मिनट, तुम भी मुझसे इसी तरह से क्वेश्चन करो, मैं जवाब देता हूँ। समारा जो पूरे कॉन्फिडेंट लहजे में कहती है, हाँ व्हाट इज़ योर पैशन। तभी अंशु समारा के चेहरे की तरफ बस चुपचाप देख रहे थे। समारा जो अपने सिर को खुजलाते हुए कहती है, ऐसे नहीं पूछना था क्या, आपने भी तो ऐसे ही पूछा था। मैं दोबारा से पूछती हूँ हाँ। तभी अंश उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए कहते हैं, तुम हो मेरा पैशन, मेरी लगन, मेरा सब कुछ। जैसे अंश ने ये बोला था, समारा जिसको समझ नहीं आता कि वो इसका क्या जवाब दे या फिर वो अपना कौन सा एक्सप्रेशन दिखाए इस वक्त अंश को, वो बिल्कुल चुपचाप अपने चेहरे को नॉर्मल करके हल्का सा अपने मुंह को खोले हुए अंश को टुकुर टुकुर देखे जा रही थी। तभी अंश हल्का सा उसकी गालों पर टैप करते हुए कहते हैं, चलो रियलिटी में वापस आओ, मैं तुमसे ये क्वेश्चन दोबारा से कर रहा हूँ एंड मेक श्योर कि इस बार जवाब अच्छे से मिलना चाहिए मुझे। और इसी तरह से अंश उसे अपनी गोद में बैठा करके बच्चों की तरह पढ़ाए जा रहे थे और लगभग इसी तरह से 2 घंटे बीतते हैं। अब समारा को नींद भी आने लगी थी और उसकी आंखें भारी होने लगी थी, जिससे अंश उसके सर पर धीरे से हाथ रखते हुए कहते हैं, आज का क्लास डन, जितना भी कुछ मैंने पढ़ा है इसे सुबह उठ करके रिवाइज कर लेना। समारा जो अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ मैं कर लूँगी। वो भी बुक को अपने हाथ में लेती, लेकिन अंश जो कि उसे जगह पर अपने बैठे हुए ही ड्रॉर पर रखते हुए कहते हैं, डोंट वरी, तुम बस लेट जाओ। अंशु उसे अपनी गोद से उतार करके धीरे से अपने बगल में ले जाते हैं और उसके बगल में प्यार से आकर लेटते हुए अपना एक पैर हमेशा की तरह उसके ऊपर रखते हुए उसे काफ़ी ज़ोर से चिपका लिए थे और उसके बालों को सहलाते हुए कहते हैं, गुड नाइट बीवी जी। समारा जो कि इस वक्त चुप थी, तभी अंशु उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, गुड नाइट हस्बैंड जी। अंशु सुन करके हल्का सा स्माइल करते हैं और उसके फोरहेड पर किस करके उसे प्रॉपरली ब्लैंकेट से कवर करके सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त आज कृष की नींद जो कि कहीं गायब सी हो गई थी, वो बार बार अपने हाथों को देख रहा था और इस वक्त वो खाना तक नहीं खा पा रहा था क्योंकि खाना खाते उसे हैंड वॉश करना पड़ता। और वो अपने हाथ की तरफ ध्यान से देखते हुए कहता है, आज तो हाथ नहीं धुलने वाला मैं। और वो अपने दिल पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, काश तुम्हें भी मेरी इसी तरह याद आ रही होती, और कितना फट्टू हूँ मैं।
मुझे उसका नंबर लेना चाहिए था। अब वो थोड़ी ना भला मुझे कॉल करेगी। दूसरी तरफ वेदिका का भी कुछ ऐसा ही हाल हो रहा था, लेकिन उसे ये बात शायद समझ नहीं आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा बेचैन थी, रात ज़्यादा हो गई थी, इस वजह से उसे सोना भी था, लेकिन इसके बावजूद भी उसे नींद नहीं आ रही थी। वो कभी एक करवट बदलती तो कभी दूसरा करवट, और उठ करके अपने फ़ोन को चेक करने लगती है। इसके ठीक सामने क्रिश का वही कॉन्टैक्ट आ गया था, जिसमें इस वक्त क्रिश के नाम के साथ दिल वाली इमोजी बनी हुई थी। अभी वो उसे एडिट करके हटाती, लेकिन फिर उसको उसी तरह से छोड़ते हुए हल्का सा स्माइल करते हुए उसे देख रही थी। दरवाजे पर उसके धीरे धीरे कोई नॉक कर रहा था, जिससे वेदिका तुरंत ही उठकर बैठते हुए कहती है, हाँ आ जाइए, कौन? उसके ठीक कमरे के अंदर इस वक्त जिया जो कि अंदर आकर के अपने कुछ ज्वेलरीज को उसके सामने दिखाते हुए कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कल क्या पहनूंगी। एक तो तुम्हारे भाईजान, उनको कहाँ वक्त मिलता है मेरे लिए। आने दो, बताती हूँ उनको, कुछ ज़्यादा ही बिजी हो रहे हैं आजकल। तभी वेदिका जो हंसते हुए कहती है, भाभी रिलैक्स हो जाइए, और वैसे भी आई नो कि बहुत बड़ा फंक्शन है कल, पर आप कुछ भी पहनो अच्छी लगती हो। जिया जो कि उसके गालों को खींचते हुए कहती है, ओ मैडम, मेरी बड़ी तारीफ कर रही हैं आप, कुछ चाहिए क्या अपनी भाभी से? ये सुनते ही वेदिका जो खड़े होते हुए कहती है, हम कैसी बात करिए भाभी, मुझे क्या चाहिए होगा? मेरे पास तो मैं है जो मतलब मुझे चाहिए होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी जिया जो अपनी ज्वेलरी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, आपको क्या लगता है भाभी तो आपसे छोटी हैं, बुद्धू हैं, कुछ नहीं समझती हैं, यही समझती हो ना? ये सुनते ही वेदिका जो कहती है, नहीं नहीं, आप बहुत टैलेंटेड है, और आप इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ संभाल रही हैं, भाई के बिजनेस को भी आप हैंडल कर लेते हो, ऑब्वियसली आप बहुत स्मार्ट हो। जिया जो उसके ठीक सामने आकर खड़े होते हुए उसके कंधे पर हाथ सहलाते हुए कहती है, तो फिर आजकल क्या चल रहा है आपके दिमाग में मेरी प्यारी ननद जी? वैसे वाचना का तो ठीक है, मुझे समझ में आता है, पर तुम तो बहुत छुपे रुस्तम हो, बात अगर कुछ भी हो मुझे तो कुछ नहीं पता चलने वाला है ना? ये सुनते ही वेदिका अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और मैं आपसे क्या छुपाऊंगी। उसको इस तरह से थूक अटकता देख करके जिया उसके बालों को सहलाते हुए कहती है, वैसे जब आपके भाईजान हमें पसंद आ रहे थे ना, तो हम भी इसी तरह से बात करते थे। लाइक शुरुआत में होता है, घबराहट होती है, पर क्या मैं जान सकती हूँ वो शुभ नाम क्या है? तभी वेदिका जल्दी जल्दी अपने चेहरे को नाम मिलाते हुए कहती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भाई को पता चला तो वो बहुत डांटे। तभी जिया जो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, ओ हेलो, भाई को पता चला तो इतनी हिम्मत है, मेरे होते हुए डांट देंगे तुम्हें? वैसे भी वो दुनिया के लिए होंगे रेयांश अग्निहोत्री, जी अग्निहोत्री के सामने रेयांश अग्निहोत्री भी फीके पड़ जाते हैं। कोई बात है तो बता दो मुझे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। तभी वेदिका जो कि जिया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बिठाते हुए कहती है, भाभी ऐसी बात है तो नहीं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे आप बताइए ना, जब कोई अच्छा लगता है तो कैसा लगता है, उसके बारे में बार बार सोचने का मन करता है, और मैं उससे दूर रहना चाहती हूँ, पर बार बार बहाना ढूंढती हूँ उसके पास जाने का। और ये बोलते बोलते वो अपने दांतों तले अपनी जीभ दबाते हुए अपने दिमाग पर अपनी उंगली पॉइंट करने लगती है, और फिर शर्माते हुए अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लेती है। वहीं जिया जो कि उसका गाल खींचते हुए कहती है, मुझसे क्या पूछ रही हो, सब तो तुम्हें पहले से ही पता है। लगता है वाचना ने अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी है तुम्हें। वेदिका कहती है, नहीं भाभी ऐसा नहीं है, वो बस जिया जो खड़े होते हुए कहती है, अभी तुम्हारे पीहू जी आ जाएंगे मुझे परेशान करने के लिए, जल्दी बताओ। वेदिका जो पूछती है, क्या बताऊँ, कुछ नहीं, आप जाओ पीहू के पास। वेदिका जिस तरह से नाम छुपा रही थी उस शख्स का, जिया जो उसको और ज़्यादा अनकंफर्टेबल ना करते हुए कहती है, चलो ठीक है, भाभी हूँ तुम्हारी, वो भी स्मार्ट वाली, पता तो लगा ही लूँगी, और अगर ये चक्कर ऑफिस का है तो फिर कल हम आ रहे हैं ना तुम्हारे ऑफिस में। ये सुनते ही वेदिका जो अपना मुंह बनाते हुए कहती है, आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया? आप लोगों को पता है आप लोगों के चक्कर में मैं कितना ज़्यादा घबरा गई थी। और हाँ, एक और बात भाभी, और ये बोलकर वो जल्दी से दौड़ते हुए जिया के सामने आती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, प्लीज़ कल ना आप मुझे ऐसे मत रिएक्ट करना कि आप मुझे जानते हो, और भाई से भी बोल देना, मैं कोशिश करूँगी कि मैं भाई के सामने ना आऊँ, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी।
ये सुनते ही जिया जो अपनी भौहें से कोड़ते हुए कहती है, और ऐसा क्यों? तभी वेदिका जो अपने सर झुकाते हुए कहती है, अगर ऑफिस में किसी को पता चला ना कि मैं रेहान अग्निहोत्री की बहन हूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सब अजीब तरीके से ट्रीट करना शुरू कर देते हैं मुझे, और मुझे वो सब नहीं पसंद। ये सुनते ही जिया जो मुंह बनाते हुए कहती है, बात तो सही है, पता नहीं क्या है तुम्हारे भाई का खौफ सबको। ठीक है, मैं तुम्हारे भाई को बना लूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें नाम बताना पड़ेगा। अब जल्दी से बताओ, मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। किसी बेस्ट फ्रेंड की तरह से कम नहीं रहती थी जिया उसके साथ, और उसका गाल जैसे ही वो पकड़ के खींची थी, वेदिका जो चिल्लाते कहती है, आ भाभी क्रिश, सॉरी। जैसे ही जिया ने ये सुना था वो हंसते हुए कहती है, क्रिश, देखती हूँ, अगर ऑफिस में मिला कोई क्रिश तो बात करूंगी मैं। और ये बोल करके वो वहां से भाग गई थी, और वही वेदिका जो कि अपने सर पर मारते हुए कहती है, ये नाम कैसे निकल गया मेरे मुंह से। ओह नहीं नहीं नहीं, भाई को पता चला तो मार डालेंगे वो, मुझे तो कुछ नहीं करेंगे लेकिन बेचारा वो। और फिर वो खुद को शीशे में देखते हुए कहती है, मुझे उसके बारे में कितनी फिक्र हो रही है। नहीं नहीं, मुझे उनके बारे में बिल्कुल फिक्र नहीं करनी चाहिए, मैं सो जाती हूँ। और इसी तरह से वो ज़बरदस्ती अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है, क्योंकि नींद तो अभी भी उसकी आंखों में दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। कोर्ट के बाहर इस वक्त वीरांशु के सपोर्ट में चौधरी और सम्राट भी खड़े थे। सम्राट जो कि इस वक्त वीरांशु को सांत्वना दे रहा था, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। इस वक्त उन लोग के सामने एक लॉयर खड़ा था जिसके 2 असिस्टेंट थे और अपने हाथ में कुछ फाइल्स पकड़े हुए थे, और वो भी वीरांशु को सहारा देते हुए कहते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, केस तो आपके नाम ही होगा, और हम हरा देंगे आपके ऑपोजिट पार्टी को। वैसे आपने क्लियरली नाम नहीं बताया हमें। तभी वीरांशु विरॉय जो कि नाम बताने वाला तो होता है, तभी सम्राट जो कि वीरांशु को रोकते हुए कहता है, देखिए, आप उसे सच समझिए कि वो एक ऐसा इंसान है जो कि एक्यूज्ड है। उसके नाम और डिटेल्स हम आपको बाद में बता देंगे, आप पहले केस तो शुरू करिए। वो लोग अब अंदर जा चुके थे। वीरांशु जो सम्राट की तरफ देखते हुए कहता है, ये क्या किया, कम से कम नाम तो पता चलने दो उनको, और वकील से हम कुछ नहीं छुपा सकते। ये सुनकर के सम्राट जो कहता है, पहले उन्हें केस ले तो लेने दो, जब जज के सामने उन लोग को नाम पता चलेगा तो वो केस पर खुद ही काम करना शुरू कर देंगे, पीछे नहीं हट पाएंगे। क्योंकि अगर उन्हें पता चला कि अंश मल्होत्रा के खिलाफ केस हुआ है तो प्रॉब्लम हो सकती है। ये सुनते ही वीरांशु जो चिढ़ते हुए कहता है, ये है कौन अंश मल्होत्रा, इतना बड़ा तोप है क्या, और कोई वकील उसके खिलाफ केस नहीं लड़ सकता। सम्राट जो हंसते हुए कहता है, भाई हूँ उसका, सब अच्छे से पता है मुझे, मैं भाई हूँ उसका। उसका क्या रुतबा है अभी तुम अच्छे से जानते नहीं हो मिस्टर वीरांशु ओबेरॉय। इसी वजह से पहले केस को शुरू हो जाने दो। और अभी आगे वो कुछ बोलते ही कि तभी उनको पीछे से काफ़ी तेज़ आवाज़ सुनाई दी थी, और सिर्फ उनको ही नहीं बल्कि आसपास के सारे लोग चौंक करके उसी तरफ देखना शुरू कर दिए थे, क्योंकि इस वक्त जो गाड़ी इस वक्त सम्राट की थी उस पर काफ़ी ज़ोर से किसी और गाड़ी की टक्कर हो गई थी, और ये आवाज़ काफ़ी तेज़ थी, जिससे सम्राट तुरंत ही उस तरफ घूम करके काफ़ी जल्दी जल्दी रश में आते हैं और काफ़ी तेज़ से चिल्लाते हुए कहते हैं, जब गाड़ी चलानी नहीं आती है तो चलाने की ज़रूरत क्या है, बाहर निकलो। इस वक्त सम्राट नहीं देख पा रहे थे कि अंदर कौन बैठा हुआ है, और ये गाड़ी भी काफ़ी लग्जूरियस लग रही थी। सम्राट जो कि अपनी गाड़ी की तरफ देख करके प्यार से उस पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है, ओह गॉड, मेरी इतनी इंपॉर्टेंट कार है ये, ओह गॉड, मेरी इतनी एक्सपेंसिव कार। तभी उस गाड़ी के अंदर से जैसे ही दरवाज़ा खुला था, तभी उस गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और एक लड़की जो कि पूरे लॉयर के कपड़े में बाहर की तरफ निकलती है, और काफ़ी गुस्से में सनग्लासेस को पहनते हुए कहती है, ओह तमीज़ से, वरना घसीट कर कोर्ट के अंदर ले जाऊंगी, लॉयर हूँ, पंगा मत लो मुझसे। सम्राट ने जैसे ये सुना था वो एकदम से अपना मुंह खोल करके उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, ओह, एक तो गलती करती हो, ऊपर से लॉयर होने का धौंस जमाती हो। कोर्ट के बाहर तुम भी खड़ी हो और मैं भी खड़ा हूँ, और तुम्हारे जैसे लॉयर को तो खरीद करके बेच दूँ मैं। जैसे ही उसने ये सुना था, वो लड़की जो कि अपनी चुटकी बजाते हुए उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, ओह, हो गए तुम अपने घर के गुंडे, मेरे सामने ना ज़्यादा नाटक नहीं। और फिर वो अपने पीछे आ रही एक लड़की की तरफ देखकर कहती है, इसका नाम नोट करो और बात करो अंकल से, इसके ऊपर तो अलग से केस फाइल करवाऊंगी मैं। चलो, मुझे लेट हो रहा है, वैसे भी अपने क्लाइंट को मैं ज़्यादा देर वेट नहीं करा सकती। वो लड़की जो कि उसकी हाइट से थोड़ी छोटी थी और वो अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, ओके दामिनी मैम। और फिर वो सम्राट के सामने आकर पूछती है, आपका नाम भाई साहब?
सम्राट जो गुस्से में उस लड़की को घूरता है और फिर जा रही उस लॉयर वाली लड़की यानी कि दामिनी को रोकते हुए कहता है, ओह, ये रुतबा किसके सामने दिखा रही हो? कोई आइडिया भी है कि किससे बात कर रही हो? तभी दामिनी जो पीछे मुड़ करके अपने कोट को दिखाते हुए कहती है, जब ये कोट पहनती हूँ ना तो सामने प्राइम मिनिस्टर भी हूँ, मुझे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लोग मेरे सामने झुकते हैं। और हाँ, ज़्यादा ना अपने बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे फालतू लोगों को जानने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और फिर वो अपने पीछे आ रही छोटी सी प्यारी सी लड़की से कहती है, सुनो निरूपा, इसका सारा डिटेल्स ले लो, मुझे इसका फाइल कल कोर्ट में चाहिए। इसके ऊपर तो मैं अलग से केस करूँगी, वो भी हरासमेंट का। ये सुनते ही सम्राट जो अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या बवाल लड़की है, पागल कहीं की। तभी पीछे से वीरांश जो कि उसके कंधे पर टैप करते हुए कहता है, ओह, मेरा केस सॉल्व करते करते तुम क्या नया केस बनाने लगे? तुम वो अंश के बारे में क्या बोल रहे थे? उसका अब क्या, लॉयर का क्या नाटक? तभी सम्राट जो झुंझलाते हुए कहता है, तुम खुद संभालो ना, एक आदमी नहीं संभल रहा है, मैं किसको किसको संभालूं? और ये बोल करके वो एक बार और अपनी गाड़ी के पीछे की तरफ देखता है जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी, और फिर गुस्साते हुए अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाता है।